आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पे। तो आप लोग बस सुनते चलिए अच्छे से कि किस तरीके की चीज़ें हैं और एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको जो बताया है, एक तो आपको अभिलेख ध्यान रखना है, एक जो यात्री हैं उनको याद रखना है कि कौन सा यात्री किसके समय आया, एक आपका वैदिक पीरियड महत्वपूर्ण होता है। यूजुअली बौद्ध और जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुप्त काल और मौर्य काल हमेशा से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप याद रखेंगे कि ये सारी चीजें हैं। और बाकी इतिहास में चूंकि जो वंश हैं वो उनके संस्थापक कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसका अंतिम शासक कौन है, और प्राचीन भारत से संबंधित या मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध। और इसके अलावा साहित्य तो महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को जाना जाता है। ठीक है, और इनकी बुक थी हिस्टोरिका। इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका इनकी बुक है, किसकी? हेरोडोटस की। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो आपको पता होगा आप सबको थोड़ा सा कि 4 वेद होते हैं, उनमें से जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। तो इतिहास की अवधारणा हमें कहाँ देखने को मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी दो पुत्री कहा जाता है? एक स्टेटमेंट है, सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये किस में बताया गया है? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था। तो ये किस में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है। और इतिहास दर्शन के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो वॉल्टेयर माने जाते हैं। इतिहास दर्शन के जन्मदाता कौन? तो वॉल्टेयर इतिहास दर्शन के जन्मदाता माने जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं इतिहास से संबंधित, तो उनको समझिए। जैसे बेकन, बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास क्या करता है? तो हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन वाइज। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये किसका कथन है? तो ये बेकन का कथन है। रेनियर, इतिहास एक कहानी है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ये किसने कहा है? रेनियर ने कहा है। ट्रेवेलियन, ट्रेवेलियन कहते हैं इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। ट्रेवल कर रहे हैं समझ लो, और बोल रहे हैं अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी। किसने कहा? ट्रेवेलियन ने। ब्यूरी साहब ने कहा इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन का आंसर था कि ये कथन किसका है कि इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना ज्यादा। तो ये ब्यूरी का कथन है, ब्यूरी ने विज्ञान, ऐसे याद रख लो। और इसके बाद अलबरूनी, अलबरूनी ने कहा है कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। तो ठीक है, तो अलबरूनी ने क्या कहा? मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। किसको कहा? अलबरूनी ने कहा है। अलबरूनी के बारे में कोई बताएगा थोड़ा सा कि अलबरूनी कौन थे? अच्छा। हाँ। नहीं, क्या मिक्स कर रहे हैं जबरदस्त वाला। ठीक है, ये सब टेन्योर वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि प्राचीन भारत कहाँ से, बस ऐसे समझ लो पाषाण काल से पूर्व मध्य काल तक प्राचीन भारत, मुस्लिम आक्रमण से लेके मुगल साम्राज्य तक, औरंगजेब की डेथ होने तक मध्यकालीन भारत, और उसके बाद यूरोपीय कंपनियों से भारत के विभाजन तक आधुनिक भारत को जाना जाता है। ये कोई नहीं पूछता एग्जाम में, तो इससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर हम सोर्स की बात कर लेते हैं। तो इतिहास के जो स्रोत हैं इनके एक होते हैं लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब किताबें पुस्तकें जो होती हैं इनसे संबंधित। अब इनमें भी हम देखें तो एक धार्मिक है, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित सोर्स होंगे, और एक क्या होंगे? धर्म इतर, तो धर्म से इतर। ठीक है, मतलब धर्म के अलावा जो सोर्स होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है? तो अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पूछे अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की बुक है।
याद रखिएगा। और ये राजनीति शास्त्र की बुक है। किसकी बुक है? राजनीति शास्त्र की। ऐसे ही राजतरंगिणी है तो राजतरंगिणी कल्हड़ की बुक है। किसकी है? दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की बुक है। और इसमें कितने तरंग हैं राजतरंगिणी में? तो इसमें 8 तरंग हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 8 तरंग जो हैं वो होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसके अलावा जो दूसरे सोर्स हैं वो क्या है? एक साहित्यिक हो गए, एक कौन से आपके आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक में क्या होंगे? जैसे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख होंगे, सिक्के होंगे, मूर्तियां होंगी, चित्रकला होगी, पेंटिंग्स वगैरह हैं, स्थापत्य कला है, ये सब आपके सोर्स होते हैं। अब यहां से आप समझिए चीजों को थोड़ा सा अच्छे से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कौटिल्य की कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। सोमदेव की कथा शरित सागर है। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। ठीक है। और कामांदक, ये मिक्स हो गया है थोड़ा सा, तो कामांदक की नीति सार है। कामांदक की क्या है? नीति सार। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। कालिदास जी की आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो कालिदास की हमने आपको सारी रचनाएं बताई हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये नवरत्नों में से एक थे जिन्हें हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, महाकवि कालिदास को। और इनकी रचनाएं जैसे मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों क्या हैं? ये 3 नाटक हैं, ड्रामा हैं। ठीक है। 2 इनके खंड काव्य थे, ऋतु संहार और मेघदूतम। ये आपके क्या हैं? खंड काव्य। और एपिक या महाकाव्य क्या है? रघुवंशम और कुमार संभवम। ये किनकी रचनाएं थी? कालिदास जी की रचनाएं हैं। पतंजलि की महाभाष्य। अब याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको बताया था कि 6 दर्शन होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट फिलॉसफी हैं। उनमें से एक आपका योग दर्शन है जिसके जनक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और इन्हीं के नाम पर पतंजलि संस्थान जो है, योग गुरु बाबा रामदेव ने जो खोला है, ये वही पतंजलि है। ठीक है। पतंजलि जी ने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? अष्टांग योग का सिद्धांत। प्राणायाम वगैरह इन्हीं की देन है। फिर वृत्तांत लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, बहुत सारे लोग हैं। ये सब कहाँ के हैं? यूनानी हैं। अब थोड़ा सा बैक में चलिए। हेरोडोटस क्या थे? फादर ऑफ हिस्ट्री, और इनकी बुक हिस्टोरिका। मेगास्थनीज किसके दरबार से आया था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था। अभी आगे भी आएंगे लेकिन अब रिपीट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसी मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। ठीक है। इसके बाद प्लिनी। प्लिनी की बुक कौन सी है? प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। वेरी गुड। ठीक है। फिर चीनी यात्री की बात करें तो फायान, हुएनसांग, इत्सिंग और सुंगयन। जिनमें से आपको ध्यान रखना है कि हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? और इनकी जो बुक है वो है सी यू की, बहुत आती है ये। किसकी बुक है सी यू की? हुएनसांग की। और हुएनसांग किसके दरबार में आए? हर्षवर्धन के दरबार में आए। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। किसको? हुएनसांग को। ठीक है। फिर अरबी में बात करें तो इब्न खुर्दादब, सुलेमान, अल ताजिर, अल मसूदी और अल बरूनी, ये लोग आए हैं। ठीक है। अब इतिहास को हम देखें तो हम क्या करते हैं कि भाई इतिहास का काल विभाजन किस तरीके से होता है। तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो जिसके रिटर्न एविडेंस तो हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या नहीं है?
अब देखो अच्छी ध्यान रखना, लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हैं, केवल प्रातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, केवल कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट है। ठीक, तो वो प्रागैतिहासिक काल है, जैसे पाषाण काल, अभी हमने ऊपर बताया था ना। ठीक है, तो पाषाण काल में पत्थर मिले डिफरेंट डिफरेंट आपको। तो स्टोन एज जो है वो किसका, या पैलियोलिथिक कल्चर किसका एग्जाम्पल है, आपके प्रागैतिहासिक काल का या प्री हिस्टोरिक पीरियड का। फिर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो दूसरा होता है प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य तो हैं, रिटर्न एविडेंस तो हैं, लेकिन इन्हें आप पढ़ नहीं सकते। तो ये काल कैसा है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आपको अभी भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता से स्क्रिप्ट या लिपि मिली, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं सके, तो वो आपका, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाला जो है वो कैसा है, आपका प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल है। तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि भाई लिखित साक्ष्य भी होंगे, उपलब्ध भी होंगे, और हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इतिहास को हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये कैसा है, आपका हिस्टोरिक पीरियड है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 600 बीसी से जो स्टार्ट होता है वो कौन सा फेज होता है, आपका हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक, ये कुछ जगह हैं जो आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड वगैरह से संबंधित हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे लहुरा देव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो लहुरा देव भारत में है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। एंशियंट एविडेंस ऑफ राइस जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें लहुरा देव से मिलते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। फिर है गुफकरल, भारत में है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो कृषि और पशुपालन के आपसे दो ही पूछे गए हैं, इन दो को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लहुरा देव से किसके, चावल के, और दूसरा मेहरगढ़ से गेहूं के। ठीक है, मेहरगढ़ गा, ठीक है, लहुरा देव में कहीं गा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेहरगढ़ से किसके, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। एक बुर्जहोम बहुत आया है एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल, या सीधा बोलते हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्जहोम से मिलते हैं। सीधा क्वेश्चन आया है कि मानव और कुत्ते को एक ही जगह दफना दिया, ऐसे भी बोल दें तो कहाँ से, बुर्जहोम से मिलते हैं। राख के टीले ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर, इनको आप ध्यान रखिएगा, कोई खास नहीं है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा गया है कि भारत के सर्वप्रथम पुरातत्विक सर्वेक्षक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक जो थे वो कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि 1861 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन कहलाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रागैतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो रॉबर्ट्स, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किसका किया था, प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड का जनक कौन कहे जाएंगे, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक या भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन, कोई नहीं पूछ रहा, छोड़ दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नाम कब दिया गया था, तो 1901 में कर्जन के समय दिया गया था। चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक का था, कर्जन का कार्यकाल, तो कर्जन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा होगा, बताइए जल्दी से।
क्या ध्यान रखना है कि लॉर्ड कर्जन जो थे इनके ही समय में क्या हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसके समय, कर्जन के समय की गई थी, इसको ध्यान रखना है। जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक, तो बोले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया था, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, किसके जनक हैं ये, मतलब सॉरी किसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कौन थे, जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं। एक तो प्रश्न हड़प्पा से ये बनता है कि किस स्थान की खोज किसने की, एक, कब की, दो, ठीक है, और किस नदी के किनारे है, और यहां से कौन सी वस्तुएं मिली हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे नहीं कि हर एक वस्तु का आता हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से, कि जैसे एक तो पूछते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा की दयाराम, हड़प्पा छोटा, दयाराम छोटा। एक था मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का नाम बड़ा है ना, तो राखल दास बनर्जी, बड़े से बड़े को कनेक्ट कर दो, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पोर्ट या बंदरगाह था, तो लोथल था। ठीक है, लोथल गुजरात में था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई जैसे लोथल जो कि एक बंदरगाह था कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो इनकी सीमा है वो पूछ ली जाती है कि हड़प्पा सभ्यता की नॉर्थ बाउंड्री, साउथ बाउंड्री, ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ कहाँ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा और करवाते जा रहा हूँ। देखिए हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम पता जो क्या था, माउंट्स ऑफ हड़प्पा था ना बेटा, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो चार्ल्स मैसन ने की थी। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था 1850 में, सॉरी के दशक में कराची और लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तो हड़प्पा के टीले, टीला समझते हैं पहले तो आप ये बताइए, माउंट्स कितने लोग जानते हैं, टीला जानते हैं या कई लोग टीला नहीं जानते होंगे, बता दो, नहीं सुना। अच्छा पर्वतीय क्षेत्र, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। और टीला, मतलब हम तो बहुत कॉमनली सुना है यार टीला, कुछ नहीं, मिट्टी का ढेर जमा हो गया वो टीला बन गया। ठीक है, नॉर्मल समतली जगह पे कोई ऊंची सी जगह है वो टीला है, उसे खोदो सोने की मोहरें मिलेंगी। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कोई दुर्ग बना था, कोई गढ़ी बनी थी, वो टूट के गिर गई, फिर वो टीला बन गया। अच्छा भाग्य के धनी लोग कैसे होते हैं कि सुबह फ्रेश होने गए, अब तो गांधी जी मोदी जी ने बंद करा दिया ये सिस्टम। अरे ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया ना भारत को, खुले में शौच से मुक्त, मतलब भाग्य का धनी वो गया था फ्रेश होने, वहां उसे घड़ा मिल गया। तो ये टीले की मेहरबानी थी। तो हड़प्पा के टीले की खोज किसने की बेटा, चार्ल्स मैसन ने की थी, याद रखिएगा 1826 में। और इसके बाद यहाँ पर जब क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बन रही थी कराची से लाहौर के बीच, तो इसी टीले के इस्तेमाल किया गया था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। तो आधिकारिक घोषणा किसने की, सर जॉन मार्शल ने। जबकि हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने।
ठीक है, ये कैसी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे से बनी हुई है, क्योंकि पहली बार कांसे का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया? जानते हैं ना, एक होता है तांबा, कॉपर, एक होता है कांसा। कांसे को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। वाह, वेरी गुड। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? अब है क्वेश्चन तो बताओ, सोच लो। क्या? कॉपर प्लस टिन, वेरी गुड, चलो ठीक। तो पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया, और आद्य ऐतिहासिक है, अभी बताई थी हमने, प्रोटोस्टोरिक। ठीक है, नहीं थी, तीन पीरियड थे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में तो लिखित साक्षी नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे थे, और ऐतिहासिक में लिखित भी हैं और हम पढ़ भी पा रहे थे, यही स्थिति थी ना। तो ये कैसी है? आद्य ऐतिहासिक या प्रोटोस्टोरिक पीरियड है, जिसकी लिपि कैसी है? अपठनीय है, नहीं समझ पाए कि भैया क्या लिखा है इनने। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल जो थे, मार्शल लेके घूम रहे थे तो बोले ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती या सरस्वती सभ्यता क्यों नाम दिया गया इसी को? क्योंकि अधिकांश बस्तियां सरस्वती और उनकी सहायक नदियों के किनारे थीं। हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया क्योंकि पहला स्थल, अब जैसे पूछते हैं कि इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, स्थल तो बहुत सारे थे, लोथल क्यों नहीं कहते? तो एक्चुअली आपको अभी बताया था कि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु नदी और उस इंडस जो नदी थी, सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित हुई, तो इसे क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। समझ में आ रही? अरे इतना टाइम हो गया इतनी जल्दी, अभी तो हम हड़प्पा में ही है। ठीक है, तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले सिविलाइजेशन की हम कहाँ बात करते हैं, अर्बन कल्चर की कहाँ बात करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। विस्तार की बात करें तो मध्य भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान में है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, ये पूछे जाते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बता देता हूँ। देखिए, उत्तर में मांडा है। उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में दायमाबाद। कनेक्ट करो, दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई इंग्लिश मीडियम वाला दक्षिण को साउथ बोलते हैं ये नहीं जानता हो? जानते हैं ना? बस, तो दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में, नॉर्थ में मांडा। देखो ऐसे याद रखो, उत्तर में जम्मू, तो जम्मू में माँ और मांडा में माँ, तो जम्मू में क्या? मांडा। दक्षिण में दायमाबाद। अब पूरब में, तो ऐसे याद रख लो, पूरब में पुर, तो आलमगीरपुर। बोलो, पूरब में पुर, तो आलमगीरपुर कहाँ? ईस्ट में। और पश्चिम बचा तो सुतका गैंडोर। क्या है? सुतका गैंडोर। ठीक है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान। यानी तीन स्थल कहाँ हो गए भाई? उत्तर में मांडा है, मांडा तो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में है तो कौन सी नदी होगी? चेनाब नदी। ठीक है, दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद है, महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी? प्रवरा नदी। पूर्व में बात करें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आलमगीरपुर, इसके बाद बचता क्या है? सुतका गैंडोर, तो दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में, और कहाँ? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक, इनको आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार है। स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें क्या कहा है कि जुड़वा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है। तो ट्विन कैपिटल किसने कहा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को? पिगट ने। पिगट। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है इसका क्षेत्रफल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा दया, मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी, चनहूदड़ो एनसी मजूमदार, लोथल एस आर राव, लोथल में राव साहब हैं, गुजरात के राव साहब हैं। कालीबंगा अमलानंद घोष, कालीबंगा को बोलते हैं ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, बनावली बिस्ट, तो आर एस बिस्ट ने किसकी खोज की? बनावली की। धौली 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 धौला धौला धौली। ठीक है, तो धौलावीरा, इसको क्यों याद रखना है धौलावीरा को? क्योंकि इसमें सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, एक अपर एक लोअर। लेकिन धौलावीरा में जो नगर या शहर है इनका, वो तीन
भागों में डिवाइड है। तो धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, जेपी जोशी, और रोपड़ बी लाल, सुतके गैंडोर तो ऑराइल स्टाइन। तो ऑराइल स्टाइन ने किसकी खोज की थी? सुतके गैंडोर की खोज की थी। ठीक है। कार्बन 14 मेथड से बेटा हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2300 बीसी से 1700 बीसी का माना जाता है। तो 2300 से 1700 के बीच में कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का, अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग है उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हड़प्पा में। तो अब देखिए हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले, मैंने कहा था कि एक आपसे खोज करता, अब क्या एक कि कौन सी वस्तु कहाँ मिली। तो हड़प्पा से एक तो मिले अन्नागार 12, ग्रेनरी, श्रमिक आवास, चबूतरे, गेहूं जौ के दाने। इंपॉर्टेंट है R37 ग्रेवयार्ड। तो R37 ग्रेवयार्ड या एच कब्रिस्तान कहां से मिला? हड़प्पा से। अब ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है लोगों को? मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। तो माउंट सॉफ, ठीक है। तो अब मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो है। तो लोग पता क्या लगाते हैं, यार जब ये मृतकों का टीला है तो कब्रिस्तान कहाँ होगा? जहां जिंदा रहेंगे। तो क्या कर देंगे लोग, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के साथ में जोड़ के, समझ में आ रही ना, और R37 ग्रेवयार्ड वहां भेज देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि R37 ग्रेवयार्ड या एच कब्रिस्तान है हड़प्पा में, जबकि मृतकों का टीला हम मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे ताबूत में रखा सब, धातु, सर्वाधिक लेख, बर्तन के मछुआरे, ये सब कोई मतलब नहीं। कहाँ है आपका हड़प्पा? तो मोंटगोमरी, वर्तमान में साहिवाल जिला, पाकिस्तान में। बस यहाँ मैंने कहा था एक क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा किसके? रावी नदी। देखो अब वापस से शुरू करो। हड़प्पा की खोज किसने की? कब की? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से R37 ग्रेवयार्ड मिला है। बस यही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब हड़प्पा के बाद हम आ जाते हैं लोथल। लोथल को बेटा लघु मोहनजोदाड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। अच्छा, मोहनजोदाड़ो मूवी देखी किसी ने? हाँ, आज ही देखी? आज मोहनजोदाड़ो देखी आपने? तो मोहनजोदाड़ो जो मूवी है, अब आप बताओ फिर, हीरोइन नहाने जाती है? जाती है ना? कहाँ जाती है? तो स्नानागार में, यानी यहाँ ग्रेट बाथ मिलेंगे, महान स्नानागार। ठीक है। तो देखिए अब लोथल समझिए पहले, फिर हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो मूवी से हम बाद में। तो लघु मोहनजोदाड़ो और लघु हड़प्पा किसको कहा जाता है? लोथल को। अब मोहनजोदाड़ो आपने बताई है तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोथल क्या है? गोदीवाड़ा या बंदरगाह। तो पोर्ट कौन सा? ये बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट या, ठीक है, बंदरगाह शहर कौन सा था? तो लोथल है। फारस की मोहरें मिली हैं, धान और चावल बाजरा मिला है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, सभाधान, ये सब नहीं। आपको ध्यान रखना है बस मनके बनाने का कारखाना। तो बीड फैक्ट्री कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। कहाँ से? लोथल से। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एक चीज ये, कि इसे लघु मोहनजोदाड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है, बंदरगाह शहर है ये। और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। एक और जगह अभी आएगी बीट फैक्ट्री, इसलिए इसको आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। मम्मी के मॉडल मिले हैं। अब चूंकि ये गुजरात में है लोथल, तो अहमदाबाद जिला गुजरात में कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे था। अब बताओ खोज किसने की थी? मैंने कहा था गुजरात में, गुजरात राव, SR राव। अरे भूलना नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं भूलने नहीं दूंगा। कहा था ना गुजरात में राव शाह, राव रा, गुजरात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलें। तो क्या हो गया? देखो लोथल बंदरगाह है, एक गुजरात में स्थित है, दो। तीसरी चीज मनका या बीट फैक्ट्री है यहाँ, तीन। ठीक है क्या?
भोगवा नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद गुजरात में। फिर आ जाते हैं जो हमने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है ये मृतकों का टीला है, ठीक है, तो माउंट ऑफ डेड है ये। सिंध का बाग भी कहा जाता है इसे, ठीक है, तो गार्डन ऑफ सिंध। अब देखें यहाँ से क्या मिलेंगे, ठीक है, तो आज ही आपने मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि बेचारा ऋतिक रोशन पीछे पीछे जाता है और हीरोइन जाके नहा लेती है। तो एक तो है ग्रेट बाथ, कौन सा है, महान स्नानागार, कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अब आखिरी में क्या हुआ था मुझे आप बताओ, मोहनजोदाड़ो में बाढ़ आ गई थी, किसमें बाढ़ आई थी, सिंधु रवि में, सिंधु रिवर में ही बाढ़ आई थी ना, इंडस में। तो ये किसके किनारे होगा मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के, ठीक है, कोई कोई लॉजिक नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझिए, और वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट राइट साइड में, राइट साइड में। सिंधु सही है, सा से सिंधु, सा से सही, और सही को हम राइट बोलते हैं, तो सिंधु सही है। कौन सही है, सिंधु सही है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो है, जिसका नाम मृतकों का टीला है। यहाँ ग्रेट बाथ या महान स्नानागार है, यहाँ ग्रेट ग्रेनरी है, ठीक है, तो यहाँ विशाल अन्नागार भी हैं, 3 बंदरों वाला मनका है, पुजारी या योगी की मूर्ति है यहाँ पर। पशुपति शिव की मोहर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपति शिव की मोहर कहाँ से, तो देखो मोहर माँ से और माँ से मोहनजोदाड़ो, तो पशुपति शिव की मोहर कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से मिली। मोहर पर नाव का चित्र था, शीप निर्मित पैमाना था, हाथी का कपाल खंड मिला है, और ये कहाँ है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट। देखो मोंटगोमरी किसकी थी, हड़प्पा, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। लेकिन आप पूछे बाएं या दाएं, अगर फंसाएं क्वेश्चन तो रावी के वो बाएं हैं, कुछ याद होगा, नहीं याद होगा, देखो ऐसे रावी, भूल जाते हो, समझो फिर से बोलते हैं। देखो याद ही रखने का खेल है, बाकी तो सब ठीक है। रावी वा, वाएं, तो रावी नदी के बाएं तट पर क्या, हड़प्पा। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट वर्तमान साहिवाल है ये। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो क्या, लरकाना जिला सिंध प्रांत, सिंधु नदी के दाएं, सिंधु सा सही राइट। देखो ऑप्शन दो ही होंगे, दाएं या बाएं, सिंधु और रावी, और सिंधु के बाएं या सिंधु के दाएं, रावी के बाएं या रावी के दाएं। अच्छा मजेदार बात यह है कि सबसे अच्छे क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें याद नहीं किया तो आपको पता तो उत्तर है, लेकिन अब भैया इसका बायां था कि दायां था, तो बाएं यानी कौन सी, रावी में वाह, तो बाएं किसका होगा, रावी के बाएं में कौन। अच्छा यही उल्टा हो गया, पता चले रावी के किनारे किसी का मोहनजोदाड़ो पहुंच गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इन मैडम की मूवी याद रख लीजिए कि मोहनजोदाड़ो को डुबाया गया था, किससे, सिंधु नदी में जब बाढ़ आई थी तब मोहनजोदाड़ो डूब गया था। अच्छा ये मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, ठीक है। अच्छी चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ना इतिहास से कनेक्ट करो, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ कब क्या हुआ। तो सोने के चक्कर में इनने नदी का मार्ग बदल दिया था। आपको पता है उत्तराखंड की बाढ़ का कारण भी सेम है, डेवलपमेंट हुआ, 4 धाम की यात्रा होती है, तो इनने मंदाकिनी का क्या बदल दिया, जो इनका नेचुरल पाथवे है, जो इनका प्राकृतिक पाथवे था उसे परिवर्तित कर दिया। और याद रखना प्रकृति की हर चीज की एक टेंडेंसी है कि लोग अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे लोग हों या नेचर हो, क्योंकि आपका बेसिक नेचर अगर लड़ाकू है ना तो आप लड़ दोगे कभी ना कभी, चाहे आप कितनी अच्छे महान बन जाओ। आपको मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, ये तो मिट्टी में होता है ना, खून में होता है। तो ऐसे ही नदी क्या है, प्राकृतिक स्थिति है, तो बोले हम तो अपने मार्ग से जाएंगे, तुमने बीच में आ गए हो तो हम बाढ़ से ले जाएंगे तुम्हें बहा के। समझ में आई, तो यहाँ बाढ़ आई थी कहाँ, सिंध नदी में बाढ़ आई थी, सिंधु नदी में कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में। अब हमने कहा था कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जैसे मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला है, इसका काले रंग की चूड़ियां हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, हल से जुता हुआ खेत कालीबंगा से, अग्निवेदियां काले रंग की मिट्टी और चूड़ियां तो यहीं मिलेंगी, ठीक है। लकड़ी की नालियां बोए जाने का साक्ष्य मेसोपोटामिया की मोहरें, ठीक है। बच्चे की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, तो बच्चे के सिर में सर्जरी के एविडेंस कहाँ से मिल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बच्चे का सिर काला होता है, सिर काला ही होता है ना सबका, बाल होते हैं तो काले सिर में काली चूड़ियां घुस गई होंगी तो सर्जरी की होगी, कालीबंगा, ठीक है। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य दो फसलें मिट्टी के संग तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य, ये सब कहाँ से हैं? कालीबंगा से हैं। कालीबंगा कहाँ है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। राजस्थान के कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। चनहूदड़ो, क्या गलत लिखा है, चंद्रदड़ो। तो मैंने आपको बताया था, अब देखो बीट फैक्ट्री कहाँ थी? लोथल में। दूसरी कहाँ है? चनहूदड़ो में। तो चनहूदड़ो में मनका बनाने का कारखाना है, यानी बीट फैक्ट्री है। तो दो जगह हो गई बीट फैक्ट्री, एक लोथल एक चनहूदड़ो, ठीक है। प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, वैनिटी बॉक्स। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाएं थीं वो एकदम वैनिटी बॉक्स रखती थीं, जैसे आज की महिलाएं अपना जो क्या बोलते हैं इसको, वैनिटी बॉक्स ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तैयार यार होते हैं जो रखते हैं, मेकअप किट मान लो। स्टैंडर्ड शब्द बोलोगे तो वैनिटी बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैनिटी बॉक्स जो है सजा धजा के जो, अच्छा शादियों में लड़के वाले देते हैं ये, आपको पता है ना? हाँ मतलब लड़के वाले आएंगे तभी देंगे ये। मैं बहुत ढूंढे था मैंने ये वैनिटी बॉक्स अपनी शादी पे, सब लोग भूल गए, आखिरी में पता चला कि वैनिटी बॉक्स नहीं आया। हमने कहा ये कांड करा रहे हैं ये लोग, बताओ। नहीं तो चनहूदड़ो जाना पड़ेगा लिपस्टिक ढूंढने के लिए, ठीक है। याद रखना, तो लिपस्टिक कहाँ से? चनहूदड़ो से, वेरी गुड। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। अच्छा, कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा, बिल्ली कुत्ता का, ठीक है। हाँ तो याद रखना, नहीं तो पता चले कुत्ते के साथ पीछा करते हुए बिल्ली के साक्ष्य, ऐसा यूपीएससी ने एक बार ऑप्शन दिया था। तो कुत्ते के पीछे बिल्ली नहीं दौड़ेगी कभी, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ेगा। ये कहाँ से? चनहूदड़ो से। लिपस्टिक याद रखना, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव है, मतलब यहाँ फोर्ट नहीं था, किला नहीं था। कंघा उस्तरा मिला है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो चनहूदड़ो कहाँ है? देखो मोहनजोदाड़ो कहाँ निकला? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। चनहूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अरे अभी तो बताया, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अच्छा आपको मैंने बताया था सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। फिर पूछ लेते हैं कौन पाकिस्तान में नहीं है। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चनहूदड़ो हो गया और सुतके गैंडोर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, देखो तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, चनहूदड़ो है, लिपस्टिक और मन का याद रखना, बाकी तो ठीक है, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ते रहने दो। बनावली, नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर यहाँ पर हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता को 3 स्टेजेज में जब हम डिवाइड करते हैं, प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा। तो प्रोटो, डेवलप्ड और लेटर हड़प्पा में विकसित। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तर किस नगर से मिलते हैं? तो बनावली बना दिए तीनों स्तर। तो बनावली से क्या मिलेंगे? तीनों स्तर मिलेंगे, मिट्टी के हल मिलेंगे, मृण मूर्तियां, ठीक है। और ये कहाँ है? तो बनावली सीधा पूछा जाता है तो हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। लोथल कहाँ था? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे एस आर राव ने। और ये क्या था? मनका बनाने की फैक्ट्री और क्या था? पोर्ट, बंदरगाह था ये, ठीक है। फिर रोपड़, आधुनिक नाम रूपनगर है ये। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, और कहाँ दफना रहे थे मनुष्य के साथ कुत्ते को? बुर्ज होम में। और एक कहाँ? रोपड़ में। चर्ट के बटखरे और कुल्हाड़ी, तांबे के बाणाग्र, ठीक है, पंजाब में है। तो रोपड़ पंजाब में है, जबकि बनावली हरियाणा में। अब थोड़ा ध्यान रखना, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, ठीक है। तो सतलुज नदी के बाएं तट पर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसी को खोजा गया था। तो अगर बोले आफ्टर इंडिपेंडेंस किस स्थल की खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता, तो कौन सा था? बताओ जल्दी से।
रोपण, रूपनगर। ठीक है, हमने आपको बताया था धौलावीरा कि नगर 3 हिस्सों में डिवाइड था। सामान्यतः नगर 2 हिस्सों में हो रहे थे, अपर और लोअर। यहाँ पर एक मिडिल वाला पार्ट भी होता है, तो अपर, मिडिल और लोअर 3 हिस्सों में नगर डिवाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्ग हो गया ऊपर वाला, मध्यम नगर और निचला नगर। और दुर्ग कहाँ नहीं मिल रहे थे, अभी तो बताया था। दुर्ग कहाँ, अरे राम, कैसे करते हैं आप लोग, ये आप चंदूदड़ों को क्यों भूल जाते हैं। एकमात्र नगर जहां दुर्ग का अभाव था, मतलब यहाँ फोर्ट नहीं है, सामान्य जनता ही रहेगी। ठीक है, तो धौलावीरा, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा जो है बेटा, भचाऊ तालिका, कच्छ जिला, गुजरात में स्थित है। ये नगर 3 हिस्सों में डिवाइड है धौलावीरा से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर स्टेडियम मिलता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ऐसे समझो, स्टेडियम मिलेगा तो पानी बरस जाएगा, तो पानी कैसे निकालोगे, तो जल प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, नहीं तो पानी नहीं भर जाएगा स्टेडियम में। ठीक है, समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर क्रीड़ागार या स्टेडियम है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, विशाल जलाशय है। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड यहाँ पर मिला है। तो धौलावीरा से क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे क्वेश्चन आते हैं कि धौलावीरा कहाँ अवस्थित है। तो धौलावीरा गुजरात में है एक, और दूसरा स्टेडियम कहाँ मिलता है, तो धौलावीरा में। और एक 3 हिस्सों में नगर कौन सा है, तो धौलावीरा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब याद है, दा से दक्षिण, दक्षिण में दायमाबाद। तो दायमाबाद जो था, यहाँ पर रथ चलाते मनुष्य की आकृति थी, सैंधव लिपि थी, 2 सींगों की आकृति, युवा पुरुष समाधान था। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, दायमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में स्थित है और प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। दायमा दाएं नहीं, देखो सिंधु में धा और दाएं, यहाँ दायमाबाद दाएं नहीं, बाएं। तो दायमाबाद प्रवरा नदी के बाएं तट पर यानी लेफ्ट कोस्ट पर है ये। ठीक है, क्या, दायमाबाद। तो सीधा, अब जैसे सीधे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। दक्षिणी कौन सा है, दायमाबाद। पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर। पश्चिमी कौन सा है, सुतका गैंडोर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ स्थल थे। दक्षिणतम स्थल है कौन सा था, दायमाबाद। फिर इसके बाद आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा से बस एक ही क्वेश्चन आता है। एक तो ये गुजरात में है, ये कभी कभार पूछा गया है, बस एक ही, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हॉर्स ऑफ बोन्स। तो बोन्स जो है हॉर्स की कहाँ से मिली हैं बेटा, तो सुरकोटदा। सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियां जो हैं वो कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा गुजरात में है, कच्छ जिले में। ध्यान रखिएगा अच्छे से, बस यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बाकी शिला से ढकी कब्र, पत्थर की चिनाई वाले भवन। तो हॉर्स बोन कहाँ से मिलती हैं, सुरकोटदा से। और सुरकोटदा गुजरात में है। गुजरात में क्या क्या था भैया, लोथल गुजरात में, लोथल में पोर्ट या बंदरगाह। धौलावीरा गुजरात, 3 हिस्सों में नगर और स्टेडियम। अरे मोदी जी का स्टेडियम, दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है, कहाँ है, अहमदाबाद में। अच्छा, ये जानकारी एकदम अच्छी है आपकी। कौन सा वाला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले से कहा, क्या कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था इस स्टेडियम को, चेयर एक तरफ करके उठा लो, आप उठा दो बेटा। हाँ, क्या कहा जाता था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले क्या नाम था इसका, पहले क्या नाम था, नहीं पता, बता देना। अहमदाबाद के स्टेडियम को पहले क्या कहा जाता था। चलो वापस आ जाओ, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा में क्या, तो आपको घोड़े की हड्डियां ध्यान रखनी है। फिर मोहनजोदाड़ो से याद है पशुपति की मोहर मिली थी, इसमें बेटा गैंडा और भैंसा तो दाएं था जो मोहर मिली है। ठीक है, और दाएं तरफ क्या था, बाघ और हाथी। बाईं तरफ बाघ हाथी, दाईं तरफ, अरे गैंडा और भैंसा एक जैसे ही होते हैं। बाघ और हाथी बाईं तरफ थे, दाईं तरफ गैंडा और भैंसा था, नीचे 2 हिरन थे। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, बोले मोहर से कितने प्रकार के जानवर मिले, 5। और कुल कितने जानवर मिले,
तो 6। अब पूछ रहे हैं कितने हिरन मिले, तो 2 हिरन, 1 भैंसा, 1 गैंडा, 1 बाघ, 1 हाथी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बढ़िया से ध्यान रखिएगा। कपास की खेती के आरंभ करने वाले सैंधव निवासी ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता ने ही कपास की खेती। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनाई जाती थीं। मोहरों का सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न जो होता है ना, उसका होता था, और बूढ़े ठीक है, तो कुबड़ वाले बैल का होता था। ये आप ध्यान रखिएगा। पांसे का खेल खेलते थे ये। तो पूछा जाता है पांसे के खेल की उत्पत्ति तो भारत से ही हुई है, जब ये खेलते थे तो। ठीक है, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसके विषय में जानकारी नहीं थी, तो इन्हें आयरन की कोई जानकारी नहीं थी। किनको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चांदी, सोना, तांबा, कांसा। कांस्य युगीन तो सभ्यता ही थी, ब्रॉन्ज कल्चर था, तो ये तो हो गई होंगे। अच्छा, कांसा होगा तो कॉपर तो हो गई, कॉपर 10 क्योंकि। ठीक है, तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा था। हड़प्पा सभ्यता से शेर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, शेर के नहीं मिले हैं। घोड़े और गाय का चित्र नहीं मिला। देखो, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन पेंटिंग नहीं मिली है। ध्यान रखना थोड़ा सा चीजों को, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दो। तो ये हो जाती हैं चीजें। ठीक, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। बस हो गया ये तो। मन के याद है कहाँ कहाँ? चनूदड़ो और लोथल में थी मन के बनाने की फैक्ट्री। अब एक ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन में से एक है। अब इसे आपको रटना है सीधे शब्दों में। याद कर सको तो कनेक्ट करा देंगे, नहीं तो जय सिया राम। टफ पेपर आता है तभी आते हैं स्टेटमेंट कि कौन किसका है। तो देखो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके पतन पर ये मींस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही छाप के आना है बस। तो ऐसे याद कर लो। बाहा आक्रमण के कारण, पहले बाढ़ पे बात करें। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मूवी देखी है तो आपको पता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी, और सिंधु नदी में बाढ़ के कारण मोहनजोदाड़ो डूब गया था, सिंधु घाटी सभ्यता डूब गई थी। तो बाढ़ के बारे में किसने कहा? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव ने। किस किसने कहा है कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? जॉन मार्शल। देखो, बाढ़ आ गई है, मार्शल लाओ, मुझे बिठाओ, राव साहब चलते हैं। करो कनेक्ट। बाढ़ आई, बाढ़ में क्या लाओ? मार्शल लाओ, मेको बिठाओ, तो अर्नेस्ट मैके और राव साहब चलते हैं और ऐस करेंगे। बाढ़ आ गई ना, पैसा वैसा लेके चलेंगे। तो बाढ़, बाहा आक्रमण अगर हम देखें तो भैया आउटसाइडर अटैक या एक्सटर्नल इन्वेजन जो हुआ उसकी बात करें तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, डीलर लिखा है व्हीलर है ये, अर्नेस्ट मैके और स्टुअर्ट पिगट। याद है स्टुअर्ट पिगट कहाँ मिले थे आपको? इन्होंने कहा था कि ट्विन कैपिटल है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। तो मैके, पिगट, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। देखो, गार्डन में चाइल्ड मतलब बच्चा, तो जो बच्चा क्या चलाते हैं? व्हील चलाते हैं, पहिए में बैठे देखे बच्चे आप घूमते रहते हैं वो। तो मार्टी में मतलब गार्डन में बच्चा है, पहिया चला रहा है। ठीक है, मैके को लेके और पिगट के साथ भाग जाओ। क्या आ गए हैं? कोई आ गया है, वहां आक्रमण हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब नदी मार्ग की, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। आपको पता है सिंधु नदी अपने वास्तविक मार्ग पर आ गई थी। एल टी लैम्ब्रेक, माधव स्वरूप वत्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है कि नदी का जो मार्ग है, जो रियल पाथवे था वो बदल गया। तो किसने? लैम्ब्रेक, माधव स्वरूप वत्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है। विवर्तन एक टेक्टोनिक घटना हुई है। तो एम आर साहनी, आर एल राइक्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है कि भैया भूकंपन समझते हैं ना, मतलब अगर आप देखो विवर्तनिक मतलब भूकंप जैसी स्थिति, तो साहनी मतलब अब हम सहन नहीं कर सकते, आर एस साहनी। ठीक है, तो एम आर साहनी, आर एस राइक्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन बोलते हैं? ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और गुरदीप सिंह।
तो ऑरेल स्टाइन किसकी बात करते हैं अमलानंद घोष गुरदीप सिंह की जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हो गया जिससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई है। विदेशी व्यापार रुक गया, गतिरोध हो गया, तो ये कौन कहते हैं, WF अल्ब्राइट कहते हैं। अल्ब्राइट कहते हैं कि यार ट्रेड बंद हो गया, इसके कारण मर गई है। शिथिल प्रशासन, लूज एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ये कौन बताते हैं, मार्शल साहब, जॉन मार्शल कहते हैं यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं था इसलिए पतन हो गया। महामारी वाले कहते हैं KUR कैनेडी, ठीक है, तो KUR कैनेडी वाले क्या कहते हैं कि एपिडेमिक आ गया, महामारी के कारण हो गया। और पर्यावरण परिवर्तन वाले कौन है, M दिमित्रिएव। देखो पर्यावरण परिवर्तन M दिमित्रिएव, जबकि जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन, दोनों ऑप्शन आएंगे, ध्यान देना। तो ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, गुरदीप सिंह क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जबकि पर्यावरण परिवर्तन एनवायरमेंट चेंज की बात कौन करते हैं, M दिमित्रिएव करते हैं। बाढ़ के क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान देना कि बाढ़ में मार्शल हैं, मैके हैं और राव साहब हैं। नॉर्मली स्टेटमेंट में यही बाढ़ वाला पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव साहब। राव साहब ने किसकी खोज की थी, लोथल की, ठीक है। हाँ, अमलानंद घोष ने कालीबंगा। अच्छा, ठीक, तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम वैदिक पीरियड पे। तो वैदिक पीरियड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा कि वेद जो हैं इनके वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 ही वेद हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, कृष्ण द्वैपायन, या ठीक है वेद व्यास जिन्हें हम कहते हैं, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जिन्हें हम जानते हैं। और याद रखना संकलनकर्ता, कंपाइलेशन किया इन्होंने, लिखे नहीं है, क्योंकि वेदों को क्या कहा जाता है, ये अपरुषेय हैं, मतलब किसी पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है, ईश्वरीय उत्पत्ति है वेद, ठीक। तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक पहला वाला पीरियड तो 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC तक का माना जाता है। अब बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इनके मूल निवास स्थान से संबंधित कुछ कुछ बातें कही हैं, उस पर हम लोग बात कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्यों की उत्पत्ति, मतलब आर्य कहाँ से थे। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको सीधा बताऊं, फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो है मैक्स मुलर का स्टेटमेंट जो आता है, तो कैसे याद रखोगे, मैक्स माँ और माँ से मध्य एशिया। तो मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया से कहा, अब सेंट्रल करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होता, तो माँ से मध्य और माँ से मैक्स मुलर, तो मध्य एशिया से किसने कहा, मैक्स मुलर ने कहा। ये एक बार पूछा गया। एक बार पूछा गया था कि तिब्बत से हुई है इनकी उत्पत्ति आर्यों की, ये किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बनाया इन्होंने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश है। और इन्होंने गौरक्षणी सभा, इसके अलावा शुद्धि आंदोलन, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, ये सब चीजें किसकी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से कहा है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव की तरफ कौन सा एरिया है हमारा, आर्कटिक या अंटार्कटिक, अरे ऊपर कौन सा है मैप में, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अरे बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो इस बात को, अब ज्योग्राफी में ये भी बताना है क्या, ये यहाँ देख लो भैया, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ये लिखा है इतना बड़ा बड़ा अंटार्कटिका। याद करो सबसे पहले ओजोन होल की खोज अंटार्कटिका, आर्कटिक में नहीं कर देना ऑप्शन, पता चले कि ओजोन होल सबसे पहले खोजा गया, बोले आर्कटिक पे, मतलब सोचो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाओगे, और गलत। तो ऊपर नॉर्थ में कौन है, आर्कटिक, नीचे क्या है, और कुछ नहीं। तो जैसे हम अगर किसी को याद कराना होता है, ज्योग्राफी तो पढ़ाते नहीं हम ज्यादा, खैर अंटार्कटिका, जो कहीं नहीं टिका वो नीचे जाके टिकेगा, तो कौन टिकेगा नीचे, अंटार्कटिका में ही टिकेगा भैया, कहीं नहीं होगा तो, ठीक है। तो भाई अब बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव है यानी आर्कटिक वाले, तो अगर पूछे आर्कटिक से उत्पत्ति किसने बताई, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब सब बता देते हैं बाकी। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से LD कल्ल ने कहा,
ब्रह्मर्षि देश कहाँ है? गंगानाथ झा ने। सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु क्षेत्र अविनाश चंद्र दास ने कहा है। देविका प्रदेश या मुल्तान से देविका त्रिवेदी, ऐसे याद रख लो। दक्षिणी रूस से, ये फिर आ गया गार्डन चाइल्ड, बहुत बोलता है ये। गार्डन चाइल्ड कहाँ था? गार्डन चाइल्ड महाआक्रमण हुआ है, मार्टिमर व्हीलर पहिए चला रहा था ना, ये मेरे को बिठा लो पिगट साहब, हम भी चलेंगे। ठीक है, तो मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, जर्मनी से हर्ट और पैका, और डैन्यूब नदी घाटी पी गाइल्स। जिनमें से आपके काम के हैं बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, स्वामी दयानंद सरस्वती, यही तीन आपके एग्जाम के काम के हैं। पूछने में कुछ भी पूछ लिया, हमने सब पढ़ा दिए। अब उसको हम थोड़ी रोक लेंगे कि भैया नहीं पूछ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं एक चार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें सब हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। 4 भाग होते हैं इनके, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। बस इस चार्ट को याद कर लीजिए, बाकी आपका उद्धार हो जाएगा इसी चार्ट से। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अच्छा, जितना हमने पढ़ाया ना अभी, इतना तो 3 क्लास में खत्म होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, पढ़ा पूरे ही दिया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पहले 3 वेद हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रुक जा, नहीं रुकेगा, यहां तक। ये हैं वेद त्रयी, ये पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो क्वेश्चन बनता है वेद त्रयी कौन, या वेद त्रयी में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो ये अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 4 वेद है एक। अब वेदों के जो उच्चारण करने वाले पुरोहित हुआ करते थे उनके नाम आते हैं। तो ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे पुरोहित जो होते थे वो होत्र या होता थे। ऋग्वेद में कौन? होत्र या होता। शाम, अच्छा शाम, आपको पता है सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, सुना है? सारे गामा पादा नीसा। तो संगीत किससे? सामवेद से। तो अब संगीत को तो गाते हैं, तो इनके पुरोहित कौन हो गए? उद्गाता, याद हो जाएगा। तो सामवेद वाले कौन? उद्गाता, क्योंकि सामवेद संगीत वाला है। यजुर्वेद अध्वर्यु, यजुर्वेद के कौन है? अध्वर्यु। और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते हैं। अथर्ववेद के कौन कहलाते हैं? ब्रह्मा। देखो ऋग्वेद के होत्र या होता, सामवेद गाता यानी उद्गाता, बोलो यजुर्वेद अध्वर्यु और अथर्ववेद ब्रह्मा। अब आते हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो ऐत्रेय और कौशितिकी है। ऐत्रेय ऋषि ने लिखा इसलिए ऐत्रेय, और कौशितिकी ऋषि के कारण कौशितिकी है। फिर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तांडव और जैमिनी है। अच्छा थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं। इनके आरण्यक के नाम भी ऐत्रेय और कौशितिकी है। अच्छी बात है। किसके? ऋग्वेद के। इनके उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितिकी हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इनका उपवेद, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो एक आपको ध्यान रखना है, इनके गाने वाले पुरोहित मतलब उच्चारणकर्ता, और एक इनके उपवेद कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद ऋग्वेद का कौन? आयुर्वेद, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा? सामवेद का गंधर्ववेद। अब देखो सामवेद मतलब संगीत से, और आप जानते हैं यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, गाना और बजाना। कनेक्ट करो बस, बाकी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है उपवेद। और बचा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये 4 उपवेद हैं, बोलो जल्दी से। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का गंधर्ववेद, तीसरा धनुर्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, ठीक है। और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र या शिल्पवेद। अब आ जाओ यहाँ पे। तो भाई देखो जो ऋग्वेद था उसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितिकी, आरण्यक ऐत्रेय कौशितिकी, उपनिषद भी ऐत्रेय कौशितिकी, कोई समस्या नहीं। सामवेद में इनके जो क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ तांड और जैमिनी है, ठीक है। आरण्यक छांदोग्य आरण्यक किसका है? सामवेद का। और जैमिनी आरण्यक, छांदोग्य और जैमिनी किसके हैं? सामवेद के हैं। और गंधर्ववेद हो ही गया। अब आते हैं यजुर्वेद पे।
शतपथ ब्राह्मण पूछा जाता है कई बार। शतपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। ठीक है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और बृहदारण्यक। तो शतपथ, तैत्तिरीय और ब्राह्मण ये तीनों आरण्यक भी हैं। अब आ जाते हैं उपनिषद। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यजुर्वेद के उपनिषद कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायण, महानारायण और बृहदारण्यक, ये सब किसके हैं? तो ये सारे के सारे आपके यजुर्वेद के हैं। किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से संबंधित। कठ मतलब कठोपनिषद, ईश मतलब ईशोपनिषद, श्वेताश्वर अभी आगे बात करेंगे इनमें से कुछ कुछ पे हम, जैसे बृहदारण्यक पे। और उसके बाद अंतिम जो वेद है हमारा वो क्या है? अथर्ववेद, जिसके पुरोहित ब्रह्मा, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक कोई नहीं। तो पूछ लेते हैं किस वेद का आरण्यक नहीं होता? अथर्ववेद का मीन्स नहीं, आरण्यक नहीं। और इनके उपनिषद मुंडकोपनिषद, याद आ रहा है? मुंडकोपनिषद क्या था भैया? सत्यमेव जयते, याद आ रहा है? हमारे राष्ट्रीय क्या था ध्येय वाक्य, नेशनल जो हमारी टैगलाइन थी वो सत्यमेव जयते, इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो किस वेद के अंतर्गत आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सब किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक उपवेद से क्वेश्चन बनते हैं या पुजारी या पुरोहित से क्वेश्चन बनते हैं, तो गड़बड़ मत करिएगा। अब हम चारों वेदों को अलग अलग देख लेते हैं। कंटिन्यू करें ना, थके हके तो नहीं होंगे, आज तो पढ़ाई कम है। ऋग्वेद पूछते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है इसमें। कुल मंडल पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? 10,552 मंत्र हैं। बस आपको मंडल याद रखना है और सूक्त बाकी सब छोड़ देना। तो 1028 सूक्त होते हैं और 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, इनमें से जैसे 1017, 228 है ना कुल, तो 1017 साकल कहलाते हैं और 11 क्या कहलाते हैं? बालखिल्य। तो पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने बालखिल्य, मतलब जो बाद में जोड़े गए, तो 11 जो हैं वो कैसे हैं? बालखिल्य हैं। ठीक है, शूद्र वर्ण का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। तो अगर पूछें कि शूद्र वर्ण का वर्णन सबसे पहले किसमें किया गया, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तीसरे मंडल में मैंने आपसे पूछा था उस दिन, हम इतने जवाब भी दिया था कि गायत्री मंत्र। अच्छा मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, गायत्री मंत्र तो सबने सुना होगा, कौन सा है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। वाह बढ़िया, वेरी गुड। तो ये अच्छा मैडम बताएं आप, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अच्छा मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे, बताओ, पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आंसर करना है सवित्र। आंसर सही है, सूर्य गलत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर क्या है? सवित्र। सूर्य के ही एक रूप है सवित्र भी, तो सवित्र के लिए है, ध्यान रखना। अच्छा, और जिनने गायत्री मंत्र गाए होंगे तो अभी तो अच्छा है आप लोगों ने सरस्वती माता बोला, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं गायत्री माता को, यही सुना है अभी तक बोले। ठीक है, तो सवित्र। अरे अच्छा मजेदार बात यह है कि हम सब जो देखे होते हैं, हमने खूब पूजा की होती है गायत्री मंदिर में जा जाके, और हमने बचपन से खूब पढ़ा होता है इसी मंत्र को, लेकिन जैसे हमें कोई नहीं बताता आज तक कि गणतंत्र दिवस मनाते क्यों है। हम लोगों की कॉलोनी में गणतंत्र दिवस पे एक नेताजी आए थे, वो बड़े अच्छे अच्छे भाषण दे रहे थे, मैं भी मजे लेके सुन रहा था एकदम, और वो इतना बढ़िया बखान कर रहे थे, मन तो कर रहा था इनसे माइक छुड़ा के मैं बोलने लगूं कि क्या पढ़ा रहे हो जनता को यार, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, तो तीसरे मंडल में मतलब उन्हें सच में नहीं पता था कि रिपब्लिक का मतलब होता क्या है। अब हम 100 बार तो पढ़ा ही चुके होंगे रिपब्लिक क्या होता है, तो मन था कि हम नेताजी को थोड़ा समझा दें, फिर हमने कहा रहने दो। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र? तीसरे में है, रचनाकार विश्वामित्र ऋषि। ठीक है, और नौवा मंडल सोम को समर्पित है। 10वें में वर्ण व्यवस्था, शूद्र वर्ण यानी कि। तीसरे में गायत्री, गायत्री में 3 ही अक्षर हैं, ऐसे याद रख लो। तो तीसरे मंडल विश्वामित्र, और नौवा मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ये तो हो गया। मैं मंडल आपको दिखा दूं, या चार्ट था कहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ये रहा। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, देखो पहला मधुछंदा या मेघा तिथि माने जाते हैं इसके रचयिता। पहले मंडल के कौन? मधुछंदा या मेघा तिथि। द्वितीय के गृहस्थमद। तीसरे याद आए अब? विश्वामित्र, क्योंकि तीसरा मंडल किसको समर्पित था? गायत्री मंत्र को। रचयिता कौन है? विश्वामित्र। चौथा जो था, चौथे को ऐसे याद रख लो, वामदेव। 4 ही अक्षर हैं, करो याद। तीसरा गायत्री, तो गायत्री वाले कौन? विश्वामित्र। चौथे का वामदेव। अच्छा, पांचवे को अत्रि याद रख लो, ANTRI। 5 अक्षर है ना अल्फाबेट। अंतरी 5, मतलब मुझे ऐसे याद है, आप लोग देख लो फिर नहीं तो। भारद्वाज 6। 7 हमेशा क्या कहा है? 7 हमेशा विशिष्ट होता है। जैसे हमने कहा था ना 7वें राष्ट्रपति कौन से थे? अरे 7 हमेशा लोग ज्ञानियों का देते हैं, याद कराया था ना। तो 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और यहाँ 7 का अंक हमेशा विशिष्ट होता है, तो ये वशिष्ठ थे। 8 के कण्व और अंगिरस हैं, 9वें के अंगिरस और कश्यप हैं, और 10 के बिमदा, इंद्रा, सची और अन्य हैं। जिनमें से 7वें पूछ सकते हैं आपसे, विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई हुई थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, इसलिए इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। चौथे के वामदेव हैं, 5वें के अत्रि हैं, 6वें के भारद्वाज हैं, 7वें विशिष्ट यानी वशिष्ठ हैं, 8वें कण्व अंगिरस हैं, 9वें के अंगिरस कश्यप हैं, और 10वें के विमदा, इंद्रा, सची और अन्य। अब दूसरा बचा तो गृहस्थमद, और पहला कौन था? मधुच्छंदा या मेघा तिथि था। चलो वापस आ जाओ। तो पहला वेद हमारा हो गया ऋग्वेद। अब आते हैं हम दूसरे वेद पर, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना बेटा, यज्ञ की विधियां। अब पहले तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा था? धनुर्वेद। और ऋग्वेद का आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद, अर्थशास्त्र। चलो, तो यज्ञ की विधियां कुछ नहीं, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आए तो या से यजुर्वेद या से यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ की विधियां, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यहां से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है, अब जैसे कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी तो सब जगह विद्यमान है, गद्य में भी होंगे और पद्य में भी होंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो दोनों में होगा, गद्य और पद्य में। अरे विष्णु भगवान के अवतार हैं, सब जगह हैं, तो गद्य और पद्य दोनों में। अब आते हैं शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे वाजस्नेही संहिता कहते हैं। मीन्स में भी पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन था, वाजस्नेही संहिता। इतना सड़ा सा क्वेश्चन है, अगर ढंग से पढ़ो तो कुछ नहीं है। क्या है वाजस्नेही संहिता में? अन्य नाम शुक्ल यजुर्वेद। किसका भाग है? यजुर्वेद का एक भाग है। समझ में आ रही ना? 2 प्रधान रूप हैं, जिनमें से एक शुक्ल यजुर्वेद है, और ये केवल पद्य में होता है। खत्म हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। किसमें होता है? पद्य में, शुक्ल यजुर्वेद। अंतिम भाग इसका जो है ना बेटा, ईशोपनिषद क्या कहलाता है? ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। किसका? यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ईशोपनिषद कहलाता है, जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अब एक बचा है सामवेद और एक बचा अथर्ववेद। सामवेद की बात करें तो साम यानी भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, इंडियन म्यूजिक। साम का अर्थ गान संगीत, इसीलिए कौन गाएंगे? उद्गाता। और इसका उपवेद गंधर्ववेद। अरे अक्ष गंधर्व गाएंगे ना। तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का, तो यज्ञ के समय जो मंत्र गाते हैं, यज्ञ कराएंगे किसमें? यजुर्वेद में। और मंत्र किसके गाएंगे? सामवेद के। ठीक है, 1875 मंत्र हैं कुल। पाठ वेद के आधार पर कौथुम, रामायणीय
और जैमिनीय शाखाएं हैं। तो इसकी कुछ शाखाएं जो हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। तो एक बार जैसे यूपीएससी ने पूछा है जैमिनीय किसकी शाखा है, तो किसकी है? यजुर्वेद की। हाँ, नहीं है, हाँ सामवेद की। देखो कैसे कनेक्ट करोगे आप, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, ऐसा लग रहा है गा रहे हैं सब, सुना सुना गा गा के कर रहे हैं काम। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद था और शुक्ल यजुर्वेद था। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में था, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कह रहे थे और ये सिर्फ पद्य में था। लास्ट अथर्ववेद। अब जादू टोना की बात करेंगे। अथर्ववेद में तो तात्कालिक लोक परंपराओं, भूत प्रेत, विभिन्न औषधियों का उल्लेख है। अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व, अगर याद हो, इतिहास की अवधारणा किस वेद से आई है? अथर्ववेद से आई है। कुल इसमें मंडल 20 हैं, 730 सूक्त हैं, 5987, अच्छा है ना, 987 और 5, तो जिनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। दो शाखाएं हैं, सौनक और पिप्पलाद। कौन कौन सी शाखाएं हैं? इसमें मगध और अंग के बारे में बात मिलती है, और ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पीएससी ने पूछा था। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अब थोड़े से ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण, बहुत बहुत बहुत। नए सिलेबस में तो सीधा लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। तो अब उन पे आ जाते हैं हम जरा। तो देखिए, एक तो शतपथ ब्राह्मण किसका है? देखो, सात से शतपथ और सात से शुक्ल, और शुक्ल किसका था? तो यजुर्वेद का। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद थे। तो शतपथ ब्राह्मण किसका है? सासा शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीबर्थ या पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें बताया गया? शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन कथा सुनी है आप लोगों ने? नहीं, आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है आप लोग उतने। जल प्लावन कथा शतपथ ब्राह्मण में, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान इसमें, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, पत्नी पति की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया। कुरु और पांचाल के बारे में बताया गया है कि ये वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। और विदेह माधव और गौतम, ये सुनिए विदेह माधव की कथा। 16 तारीख के बाद ना थोड़ा सा पढ़ लेना। एक क्या, जल प्लावन, अरे यूट्यूब पे आजकल सब मिल जाता है, अच्छी बात तो यही है। तो जल प्लावन कथा और विदेह माधव इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, इंटरव्यू में पूछी गई हैं। विदेह माधव और गौतम राहुगण की कथा, तो ये किस किस में? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हुआ तो जल में प्लावन किया, पुरुरवा उर्वशी ने किया, पुरुष में यज्ञ किया, पत्नी पति की अर्धांगिनी, कुरु पांचाल और विदेह माधव और कौन से? गौतम राहुगण की कथा किससे संबंधित है? ये शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण किसका था? शुक्ल यजुर्वेद का था। प्राचीनतम और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखेंगे। चलो, ये हमने मंडल पढ़ा दिए 10। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन नदियां थीं, उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम पूछे जाते हैं। तो बताओ, पहले प्राचीन बताएं या पहले वर्तमान? पहले तो वर्तमान ही जानते होगे आप लोग। तो सरस्वती सुना है? तो सरस्वती का प्राचीन नाम था नदी तमा, देवी तमा, माते तमा और नदियों की माँ। तो पूछा जाता है कि नदियों की माँ, मदर ऑफ ऑल रिवर्स किसे कहा जाता है? सरस्वती को। अगर पूछे सबसे पवित्र नदी कौन सी है वैदिक काल की, जो माता है वही पवित्र है, तो सरस्वती। लेकिन अगर पूछें कि सर्वाधिक वर्णन किस नदी का किया गया, तो सिंधु का। तो सा से सर्वाधिक, सर्वाधिक बार वर्णन सिंधु का किया गया, लेकिन पवित्र कौन सी है? सरस्वती। नदियों की माँ कौन सी है? नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, माते तमा, ठीक है, ये सरस्वती है। सिंधु सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सिंधु का प्राचीन नाम था हिरण्ययी। क्या था? हिरण्ययी।
चेनाब नदी जो वर्तमान में है, चेनाब नदी के किनारे क्या था? सिंधु घाटी का स्थल। बता देना प्लीज, बता दो। कहाँ क्या? मांडा। मांडा था ना जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, मांडा। चेनाब नदी कौन सी सीमा थी? अरे नॉर्थ थी ना, यही थी ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ मांडा। समय नहीं है, नहीं तो बढ़िया बताते हैं। दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, सुत का गेंडोर, ठीक है। बलूचिस्तान, जम्मू, कहाँ था? यूपी, दायमाबाद, महाराष्ट्र, अहमदनगर, प्रवरा नदी के किनारे। अच्छा ये नदी नहीं बताई मैंने आपको, हिंडन नदी के किनारे, वेरी गुड। चलो, व्यास, विपाशा। अच्छा जिसका रिपीट होता है वो तो एकदम मतलब मजे से पड़ता है, बोले आहा कितना सरल है ना। अच्छा बाकी लोगों से पूछो कि इनके जीवन पे क्या बीत रही होगी। ऐसा लग रहा होगा पहले एक गोली मारते हैं, फिर पूछते हैं क्यों दर्द हुआ, तब तक कहते हैं दूसरी गोली खा, हैं? और तीसरी गोली फिर मार देते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा बताते पहली गोली कौन सी खाई थी, हैं? ऐसी स्थिति है ना, यही हाल है। देखो बताया, रावी नदी को परुष्णी नदी कहते हैं, ठीक है। तो रावी जो वर्तमान नाम है वो प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी। झेलम को बेतस्ता कहा जाता था, सतलुज को सुतुद्री कहा जाता था, घग्गर को द्रुष्टवती कहा जाता था, और गंडक को सदा नीरा कहा जाता था। अच्छा जब आराम से पढ़ाते हैं सब याद हो जाते हैं, मतलब वो लड़के भी सब बता देगी एक एक करके। तो मुद्दा सिर्फ इतना ही है ना? शिवानी बताओगी? बताओ जल्दी से, सरस्वती के क्या क्या नाम थे? जल्दी बताओ। नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। पवित्र नदी थी, सिंधु हिरण्ययी है, चेनाब अस्कनी है, ब्यास देखो, ब्यास विपाशा, विपाशा उसको कौन भूलता है, ऐसे याद रख लो। रावी परुष्णी, झेलम बेतस्ता। झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध बोला था जैसे। सतलुज, सतुद्री, घग्गर, द्विजदती, गंडक, सदानीरा, ठीक। तो ये प्राचीन और वर्तमान नाम है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ वैदिककालीन शब्द हैं जैसे कृष्ण अयस, तो कृष्णी का श्याम वर्ण था तो लोहे जैसा था। कुसीद पूछा गया है तो कुसीद मतलब ऋण, ठीक है। कुसीदिन ऋणदाता, कुसीद ऋण, और जो दे किसी को ऋण तो वो क्या है? कुसीदिन। बेकनाट, ये भी पूछा गया, सूदखोर जो दूसरे के पैसे उधार देता है और पैसे में ब्याज देता है, खूब सारा ब्याज खाता है तो सूदखोर है। अच्छा बढ़ई, कारपेंटर का काम करने वाले। स्पर्श या स्पस, गुप्तचर है। स्पाइक, ऐसे स्पस स्पाइक, ऐसे याद रख लो बस। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, और अस्म चक्र, रहट की चरखी। अच्छा रहट देखिए आप लोगों ने? ऐसा लगता है अमेरिका में रहते हो, रहट की चरखी। कोई बात नहीं, जहाँ भी रहते हैं रहते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें। उपनिषद या वेदांत, अब क्यों पूरा कराएंगे सिंधु, ये तो वैदिक काल, इससे पहले नहीं छोड़ेंगे बस, चाहे आप जो हो। वैसे तो और बहुत सारा पढ़ाना था लेकिन अब झेलने क्षमता दिख नहीं रही है। 5 मिनट में वैदिक काल कंप्लीट, बस 5 मिनट और कृपया झेलें। एक गोली के बाद दूसरी गोली के बारे में नहीं पूछेंगे। दर्शन पर आधारित है, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत, तो लास्ट पार्ट ऑफ वेदास क्या कहलाते हैं? वेदांत या उपनिषद कहलाते हैं, ठीक है। और समझो, उप मतलब नजदीक और निषद मतलब ज्ञान, ठीक है। तो गुरु के समक्ष बैठकर जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो उपनिषद होते हैं, ठीक है। तो दर्शन पर आधारित है, अब फिलॉसफी है ये। शाब्दिक अर्थ, ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु शिष्य का गुरु के समीप बैठना, समझ में आ गया होगा उपनिषद का अर्थ, कभी एक आध बार पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद करो, श्वेताश्वर उपनिषद, कुछ याद आ रहा है? श्वेताश्वर उपनिषद किस वेद के अंतर्गत था? बताओ जल्दी से। अच्छा नहीं, पहली गोली नहीं पूछना है, अभी बोला था। तो ये किसमें था? अथर्ववेद में था, ठीक है। तो अब कोई ऐसे नहीं पूछता कि किस वेद का है, क्वेश्चन आता है मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख। मोक्ष जानते हैं? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ साइकिल, मोक्ष है ये। अभी मोक्ष मिलेगा हम सबको, देखो आप। तो श्वेताश्वर उपनिषद में क्या? मोक्ष का वर्णन। बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का वर्णन है बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में कौन? गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि जो है, इनके बीच का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, आपसे पूछे सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, तो सतपथ ब्राह्मण, जो शुक्ल है जो ब्राह्मण ग्रंथ मिक्स होता है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ था, जबकि आपका छांदोग्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे प्राचीन है। और ऐसे भी याद ना रहे तो देवकी नंदन कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया। अरे भगवान का वर्णन है तो यही प्राचीन होगा। तो किस उपनिषद में देवकी नंदन कृष्ण का वर्णन है? छांदोग्य में। सत्यकाम जावाली की कथा, ये सत्य की खोज में गए थे, ठीक है, इनका वर्णन
इसके अलावा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये मीन्स में पूछा गया, प्री में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन है। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। संन्यास नहीं था इसमें। किसमें कह रहे हैं हम? छांदोग्य उपनिषद में। तो सत्यकाम जाबाली कथा, देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम ये छांदोग्य उपनिषद में। अब देखो आपको फंसाते हैं हम बता, आंसर हम ही बता रहे हैं, बस सुन लेना अच्छे से। शूद्र वर्ण का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में था, गायत्री मंत्र का 3रे मंडल में था, सोम का 9वें में था, और 3रे में कौन थे? विश्वामित्र। और 7वें में कौन थे? हाँ बिल्कुल, वरिष्ठ वरिष्ठ, वो ठीक है, अब तो लग जाएगा। 4थे में वामदेव, 5वें में अत्रि, 6वें में भारद्वाज, 7वें में विशिष्ट यानी वशिष्ठ, ठीक है, 8वें में अंगिरस, ठीक है, पहले में मृच्छंदा, ठीक है। चलो अब आ जाओ जाबालोपनिषद, ये भी बहुत आया है क्वेश्चन। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन कहां किया गया है? तो जाबालोपनिषद में किया गया है। किसमें? देखो 3 उपनिषद छांदोग्य में, सॉरी 3 आश्रम छांदोग्य में, चारों आश्रम जाबालोपनिषद में, ठीक है। फिर मुंडकोपनिषद हमने आपको बताया, सत्यमेव जयते, कठोपनिषद, यम नचिकेता, यम है हम, तो यम नचिकेता के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, जो वर्णन हुआ था, वो कठोपनिषद में किया गया है। तो यम नचिकेता के बारे में जानकारी कठोपनिषद में है, ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से है, ठीक। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है, 3 आश्रम का छांदोग्योपनिषद में है, देवकीनंदन कृष्ण का है, सत्यकाम जाबाली कथा है इसमें, ठीक है। बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में है, जबकि सतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित था। याद हो रहा है कुछ कुछ की नहीं हो रहा है? अरे ये उपनिषद है, अभी 3 बार बोल चुके इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम गोली छोड़ देते हैं फिर दिक्कत होती है। ये छांदोग्य होती है, आप मतलब पढ़ के गलत करते हैं क्वेश्चन, आप बिना पढ़े तो छोड़ ही दो। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, मैंने रिपीट इसीलिए किया था, और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। चलो युद्ध कराते हैं और अंतिम चरण की तरफ चलते हैं, दशराग युद्ध। तो दशराग युद्ध जो है इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर कहा था कि विश्वामित्र और किनके बीच लड़ाई हुई? वशिष्ठ के मत, और वशिष्ठ थे कहाँ? 7वें में, क्योंकि 3रे में तो गायत्री मंत्र था। तो किस चीज की लड़ाई? ओम ऊर्वश्वा, लड़ाई का कोई काम ही नहीं है। तो 7वें में वशिष्ठ के कारण, तो सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर जब वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया जाएगा तो होगा ये दशराग युद्ध। तो राजा जो सुदास थे उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अब पक्ष में देखें तो आर्य और अनार्य थे। ये जो युद्ध है ना दशराग युद्ध, ये परुष्णी नदी के किनारे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, और परुष्णी को वर्तमान में हम रावी कहते हैं, तो परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब बात करें तो एक था भरत कबीला, तो भरत के थे राजा सुदास। कौन थे? सुदास। और इनका राजवंश कौन सा था? त्रित्सु। हर एक शब्द से क्वेश्चन पूछे गए तो आराम से सुन लीजिए, बिल्कुल मतलब थक गए तो भी सुन लीजिए। तो भरत कबीले के या भरत कुल के जो प्रमुख थे वो राजा सुदास थे। ये त्रित्सु वंश से संबंधित थे। इनके विरुद्ध जो 10 राजा थे, इसीलिए क्या कहा जाता है? 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया गया था। समझ में आ रही ना बात? तो 10 राजा थे। अब इनमें कौन थे? तो 5 थे पंचजन, पंच मतलब 5, और 5 थी लघु जनजातियां। अब देखो यहां से यूपीएससी ने पूछा था कौन जनजाति नहीं थी, समझ में आ रही? तो 5 जन थे, 5 लघु जनजातियां थी, अली, पख्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन। अली कोमा है यहाँ, पख्त, भलानस, शिव, भले ही सिर्फ, और विष भी जाते हैं, तो इतना तो याद हो गया। अली, पख्त, पख्त की तो पथ पे चलो, किसके पथ पे? भले पथ पे। भले पथ पर कौन है? शिव जी हैं, और शिव जी क्या पी लेंगे? विष पी लेंगे, ठीक है। तो विषाणन, ये 5 राजा जो थे वो लघु जनजातियों के थे, पंचजन थे, ठीक है। सुदास जीते इस युद्ध को। तो पूछा जाता है कि दशराग युद्ध में कौन जीता? सुदास जीते। और इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। तो क्योंकि किनको हटा दिया था? विश्वामित्र को हटा दिया था। तो ये था आपका दशराग युद्ध, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी गोत्र का अर्थ होता है, ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, मतलब जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था वो गोत्र कहा जाता था। बेसिकली अर्थ बोलें तो एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न संतानें जो होती, मतलब हमारे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, तो एक मूल पुरुष हो गए, तो उनसे जो संतानें होती है उनका गोत्र क्या होगा? अच्छा अभी नहीं होता, शादी में पूछे जाते हैं ये। अच्छा याद रखना, भारत में किसी भी समाज में सगोत्री विवाह नहीं होते हैं, किसी भी समाज में। सगोत्री समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक ही गोत्र से होंगे तो बहन भाई होंगे जिनके बीच में शादी नहीं हो सकती। तो सगोत्री विवाह सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। त्रिवर्ग, तो देखो पहले मैं बताता हूं आपको, 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं। पहले 3 जो होते हैं वो त्रिवर्ग होते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग हो गया।
चतुर पुरुषार्थ में कौन होगा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखो 4 ही पुरुषार्थ हैं, 4 ही आश्रम हैं, 4 ही वेद हैं, 4 ही उनके पुरोहित हैं, 4 ही उपवेद हैं, ठीक है, 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो 4 4 4 4 ध्यान रखना है, ठीक। बस लास्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय याद है, ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के थे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में बेटा शासकों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ नाम दिए जाते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, मेरा सर पूछते हैं, अच्छा राजा जानते हो, फिर थोड़ी देर में पूछते हैं अच्छा सम्राट कौन होता है, क्या, फिर पूछते हैं विराट कौन होता है, अच्छा भोज कौन होता है। तो थोड़ा समझना, उत्तर दिशा में जो शासन करता है वो विराट है, स्वराट कौन है जो पश्चिम दिशा में शासन करे, सम्राट कौन है जो पूर्व में शासन करे, भोज जो दक्षिण में शासन करे, और राजा जो मध्य में शासन करे, और एकराट जो सभी दिशाओं में शासन करे। तो एकराट कौन? जो सभी दिशाओं में, राजा मध्य में, ठीक है, भोज दक्षिण में, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और उत्तर में विराट। मतलब समझ में आ रही है? अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये नॉर्थ है विराट, दक्षिण में कौन है? भोज है ना, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में जल्दी बोलो स्वराट, और मध्य में वैसे ही राजा केंद्र में ही होता है, और जो सारी दिशाओं में हो। किसने ली थी एकराट की उपाधि? हाँ चलो हो गया यहाँ तक। महापद्मनंद, वेरी गुड। अधिकारी हैं उच्च अधिकारी, रत्निन राजा के उच्च अधिकारी होते थे, ये कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे, कान में ये रत्न पहनते थे, इसीलिए इन्हें रत्निन कहा जाता था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक काल में या शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कितने रत्न या अधिकारी होते थे? तो 12 रत्न। 12 राशियां होती हैं, 12 ही होती है ना, उनके 12 रत्न होते हैं। तो ऐसे याद रखो रत्न कितने? 12, ठीक है। अंतिम विदथ, सीधा क्वेश्चन, वैदिक काल की सबसे ठीक है प्राचीन संस्था, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैदिक काल की सबसे प्राचीन कौन सी थी? आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विदथ। देखो 3 संस्थाओं की हम बात करेंगे, सभा, समिति और विदथ। सभा और समिति तो कौन थी? अथर्ववेद में कहा गया ये प्रजापति की बेटियां हैं। अब विदथ की बात करें, आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो गई थी, 122 बार इसका उल्लेख किया गया है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है। अब सभा और समिति बची, तो सभा कुलीनों या वृद्धों की संस्था थी। सभा किनकी थी? कुलीनों की, वृद्धों की। न्यायालय या संसद के रूप में ये काम करती थी कौन? सभा। और प्रधान कौन होता था इसका? सभापति जो है इसका प्रधान होता था। किसकी बात कर रहे हैं? सभा की, कुलीनों की। अब पूछते हैं न्यायालय या संसद के रूप में, तो सभी होगी। प्रधान कौन होगा? सभापति। समिति विश्व या जनसाधारण की, क्योंकि जब सभा कुलीन की है, एलीट क्लास की है, तो ये सामान्य संस्था होगी, सामान्य लोगों की। अब इलेक्शन हमेशा सामान्य लोगों से ही होते हैं, तो राजा का निर्वाचन कौन करेगा? समिति करेगी। प्रधान इसके ईशान होते थे राजा, ठीक है। सभा और समितियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां होती थी, जय भगवान जी की, बस देवता और कंप्लीट अपना। पृथ्वी के देवता पृथ्वी होंगे, सोम होंगे, नौवामंडल था बृहस्पति और अग्नि। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, इनके लिए 200 सूक्त थे। देखो इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, युद्धों के देवता। तो इंद्र को कितने? 250 सूक्त थे। अग्नि को कितने? 200 थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन कौन? इंद्र 250 सूक्त, 250, अग्नि 200 सूक्त थे। आकाश के देवता में मित्र है, विष्णु है, वरुण है, सूर्य है, भूषण है। भूषण वनस्पतियों, पशुओं, शूद्रों के देवता होते थे, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नैतिक व्यवस्था या ऋत या समुद्र के देवता कौन होते थे? तो वरुण होते थे। वरुण, वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? तो वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अंतरिक्ष में चलते हैं, तो अंतरिक्ष में कौन है देवता? इंद्र, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, 250 बार इनका उल्लेख किया गया है, और इन्हें पुरंदर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि पुरंदर किसे कहा जाता है? तो पुरंदर कौन है? इंद्र है, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? किलों को तोड़ने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट के रूप में विश्व के स्वामी हैं, 250 सूक्त हैं, आर्यों के युद्ध नेता हैं। और वर्षा आप जानते हैं, हे इंद्रदेव बारिश कर दो, ठीक है। तो वायु है, रुद्र हैं, ये सब कहाँ के? स्पेस के देवता हैं। फिर विराट पुरुष, तो बेटा विराट पुरुष से क्या होता है? एक विराट पुरुष से वर्ण व्यवस्था की जब बात की जाती है, तो मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, और उदर से